अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौरे हुकूमत में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने खूब नाम कमाया है। कहीं नेक नामी के दावों में तो कहीं बदनामी के इल्ज़ामात में, यानी साबिक हुक्मरानों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक करप्शन कहानियों के किरदार बनाए और नैब ने इन्हें पकड़कर जेल में डाला। इस वक्त भी नैब 4 साबिक वज़राए आज़म और 5 वज़राए आला और बेशुमार साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस के मुकदमात के वर्क पलट कर कुछ ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन शायद मिला कुछ नहीं। नैब ये दावा कर रही है कि इस दौरे हुकूमत ने उन्होंने लगभग 350 अरब रुपए की रिकवरी की है, जिसकी तस्दीक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बजाते खुद अपनी ट्वीट के जरिए कर चुके हैं। लेकिन सियासी नाक़दीन हत्ता के माहिरीन इन आदाद शुमार को तब तक मानने को तैयार नहीं जब तक कोई फ्रांसिक ऑडिट सामने नहीं आ जाता। अगर इन आदाद शुमार को मान भी लिया जाए तो अलमिया ये है कि इसमें अपोजिशन रहनुमाओं से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। अदालतों में कुछ पेश नहीं किया गया, कमज़ोर मुकदमात और उससे भी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन जिसमें रिकवरियाँ ना होने के बराबर रही। इन तमाम मुकदमात में से अगर नैब कुछ निकाल पाया तो वो था इदारे की बदनामी, नाअहली और जानिबदारी के इल्ज़ामात। ये सब इस हुकूमत में नैब की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और रिकवरी को देखते हुए अपोजिशन के जो इल्ज़ाम है, इसमें सदाकत भी महसूस होती है कि नैब को सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में ये लिख चुकी है कि नैब के हवाले से ये तासुर है कि इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसकी वजह से नैब की जो कारकर्दगी है अब ये ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है। एक तरफ एहतसाब के मैदान में सबको शिकस्त हो रही है, नैब को शिकस्त हो रही है, तो दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। आज मरीम नवाज ने मुजफ्फराबाद जलसे में जहां हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को ललकारा, वहीं उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से कहा कि मुस्लिम लीग नून जान गई है कि वोट चोरी किस तरह से रोकनी है। मरीम नवाज ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। तुमने कहा था हर हफ्ते हम कश्मीर को भारत की झोली में जाने का सोग मनाया करेंगे, वो बात कहाँ गई? कहाँ गई वो बात, मुझे बताओ। वो जो तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था, वो खामोशी आज भी तुमने इख्तियार की हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो पिछले जो कश्मीर के इलेक्शन हुए, इसमें सिर्फ 3 ही सीटें ले सके थे। इस वक्त उनकी नज़र में जैसी हुकूमत है वैसी ही मुस्लिम लीग नवाज़ है, बल्कि हुकूमत से ज़्यादा उनकी जो तनकीद के निशाने पर है वो है मुस्लिम लीग नून। वो दोनों को ही माफ़ी नहीं दे रहे हैं और मौजूदा सियासी तस्वीर में वाज़े और अलग मोहरे चलते दिखाई दे रहे हैं। वो भी आज कश्मीर के इलाके में हवेली में हमें खूब गर्म नज़र आए और वज़ीर आज़म इमरान खान की कश्मीर पॉलिसी पर खूब तनकीद की। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ज़रा सुनिए। कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं। हमारा बहन भाइयों पे तारीखी हमला होता है तो बुज़दिल कहता है कि मैं कश्मीर हाईवे का नाम अब श्रीनगर हाईवे रखूंगा। हम ना वो वजीर आजम चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो भी वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपनी शादियां पे बुलाते हैं। अब दिल्ली को भी पैगाम पहुंचाएंगे। हवेली का आवाम का एक ही नारा है, कश्मीर का सौदा नामंजूर। अब ये तो वाज़ेह है कि मौजूदा सियासी दर्जा हरारत की जो अव्वलीन और बड़ी वजह है ये कश्मीर का इलेक्शन है। चाहे इसमें होने वाले जलसों में बात हुकूमत को घर भेजने की जा रही है, जिसकी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, बल्कि इमरान खान तो खुद भी जलसों में कश्मीरियों से वोट मांगेंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को कश्मीर के मैदान में उतारे हुए हैं। बहरहाल हकीकत ये है कि कश्मीरियों ने हमेशा और पिछले तमाम इलेक्शंस में हुकूमत वक्त को ही वोट देकर उनके साथ चलने का ही फैसला किया है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कभी भी किसी भी अपोजिशन ने ये जानते हुए भी हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ा, भरपूर और डट कर मुकाबला किया। मुझे ज्वाइन करें नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक बात नोट की, ज़ाहिर है नून लीग ने की होगी, बिलावल उतना हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहे हैं जलसों में,
जितनी नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अपने जलसे में बहुत ज़्यादा तनकीद की और आज भी खूब गरजे बरसे, कहा कि मोदी को दावत में आप लोग बुलाते हैं, शेर की जमात बने, बिल्ली भाग जाती है, शेर मैदान में रहकर मुकाबला करते हैं। और उससे हैरानगी की बात यह हुई कि मरियम नवाज साहिबा ने उनकी किसी भी तनकीद का, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो रही है कि हुकूमत से ज़्यादा आप लोगों पर तनकीद कर रही है? कल तक एक स्टेज शेयर किया जा रहा था मरियम नवाज साहिबा के साथ, और आज उन इलेक्शंस के लिए जिनमें पता भी है कि हुकूमत ने ही जीतना है, क्योंकि आपको भी पता है जीबी के इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, वही हुकूमत बनाता है जो सेंटर में होता है। तो ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है सर? देखिए, ये अगर आप ये बात करें कि ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है, तो मेरे पास तो इसका जवाब ये है कि ये इंतखाबी पॉलिटिक्स हो रही है। और इंतखाबी जलसों और अवामी जलसों में ये तकारीर हो रही हैं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन ऐसा हो जाता है कि इंतखाबी जलसों में और अवामी जलसों में वो बातें जिनके ऊपर ना यकीन हो या ना उनके ऊपर कोई है वो फोकस हो, लेकिन वो बातें उस हलके की ज़रूरत के हिसाब से, उस इलाके की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो सियासी कायदीन, सियासी लीडर जो है वो कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, वहाँ पे दोनों जमातें जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बरसरे पैकार हैं। तो इसलिए ये मजबूरी बन जाती है हर एक जमात की कि वो दूसरी दोनों मुतारफ या मुखालफ जमातें जो हैं उनके ऊपर तनकीद करे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने तो किसी चीज का जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और उन्हें जो है वो अपने इलेक्शन पे फोकस रखना चाहिए। जरदारी साहब को भी ऐसे ही करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे आप पार्लियामेंट में एक जगह पे हैं और आप तावन कर भी रहे हैं, तो ठीक है, ये इलेक्शन जो है एक वक्ती मामला है 25 जुलाई तक। ये आप देख लीजिएगा 26 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है वो कमोबेश एक ही होगा क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा और वही होगा जो हमेशा से होता है, तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। राना साहब, कोई तारीख बदलेगी तो नहीं कि बदल सकती है? देखें, तारीख बदलने की हम कोशिश तो करेंगे और तारीख बदलने की कोशिश की भी जानी चाहिए और पूरी हिम्मत लड़ानी चाहिए। और हमें वहाँ से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमने 5 साल जो है वो AJK के लोगों की बहुत खिदमत की है। बाकी जहाँ तक तारीख का मामला है, तो तारीख तो खैर यही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो वहाँ पे असरअंदाज होती है और ये वफाकी हुकूमत असरअंदाज हो रही है। अब देखें कि वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो वहाँ पे पहुँची हुई है। बिल्कुल, हर हलके में कोई ना कोई वज़ीर बैठा है और लोगों को कहा जा रहा है कि जी अगर 1 वोट की लीड होगी तो 1 करोड़ की ग्रांट आएगी, अगर 10 वोटों की लीड होगी तो 10 करोड़ की ग्रांट आएगी। 500 अरब रुपए का जो है, अब आप देखेंगे ये पीटीआई का, ये गंडापुर साहब कर रहे हैं 500 अरब का मेगा तरक्याती पैकेज देने का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चीजें जो हैं, अब उसके बाद फिर आप कहें कि जी ये फेयर इलेक्शन है और ये जो है अपना जो है ये वोटिंग वाले दिन तो कुछ नहीं हुआ। भाई ये प्री पोल रिगिंग जो है ये वोटिंग वाले दिन से भी ज्यादा अहम होती है। सही। और पाकिस्तान में तो अक्सर होता ही ये है, तो इसलिए ये कोई फेयर इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। अच्छा, ये फेयर इलेक्शन नहीं होने जा रहा, इस पर भी इसका मतलब है हारने वाली जमात जो है ना वो यही नुक्ता उठाएगी, यही इल्जामात लगेंगे कि धांधली हुई है। आप मुझे एक बात बताएं राना साहब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के जलसों में एक साथ ना होने की या एक साथ तकरीरें ना करने की कोई ख़ास वजह है? क्योंकि तासुर ये मिल रहा है कि नून लीग जो खेल खेल रही है वो गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेल रही है। मरियम नवाज साहब हैं सख्त लाइन लेने के लिए और शहबाज शरीफ साहब है ज़रा मुफाहमती रवैये के लिए, यहाँ तक कि वो मुफाहमत के लिए एक नए सोशल ऑर्डर के लिए लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब के पैर भी पकड़ना चाहते थे। और 2 दिन पहले मरियम नवाज साहब ने कहा क्या हो गया, हम पागल हैं, डील कर लें, इतनी जिद्दोजहद के बाद भी। तो क्या वाकई ऐसा है, सोच समझ कर ये पॉलिसी बनाई है कि चलो कहीं से तो बात बनेगी, या शहबाज शरीफ बात बनवाने में
कामयाब हो जाएंगे या मरियम नवाज का सख्त रवैया काम आ जाएगा। अगर तो सोची समझी पॉलिसी है, समझ में आती है, और अगर नहीं तो फिर तो वाकई एक कंफ्यूजन नजर आती है बयानिए में कि किसके फैसले प्रिवेल करते हैं पार्टी में। नहीं, देखें, PMLN की जो लाइन है वो तो बड़ी वाज़ेह है। दरअसल या तो कोई समझना नहीं चाहता, या फिर जिस तरह से मैंने कहा कि इंतखाबी जलसों की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो टॉक शो या प्रोग्राम करने की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए समझा नहीं जाता। हमारा PMLN का जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, वो तो जी वो बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, उसका बयानिया ये है कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, वोट की इज्जत यानी अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, ना कि तब्दील किया जाए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कौम को दिए जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसकी तरफ जाने के लिए एक अगर मुजामत की बात है, तो को मुजामत हमको खुद कुछ जैकेट पहनने जा रहे हैं, या को हम खूनी इनकलाब लाने जा रहे हैं। जमहूरी जदोजहद की बात करते हैं ना, जलसे की बात करते हैं, रैली की बात करते हैं, तकरीर की बात करते हैं, तो ये जमहूरी जदोजहद जो है ये हमारा आईनी कानूनी हक है। ये आइन हमें इस जदोजहद को करने की, जिसको मुजामत का नाम दिया जा रहा है, आइन हमें हक देता है। और अगर हम ये कहते हैं कि भाई गुफ्तगू होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, अफ़हाम तफ़हीम होना चाहिए, तो हम कोई डील करके नहीं कह रहे। डील तो हम तब करें हम अगर इस बुनियादी मकसद से, इस बयानी से पीछे हटे, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। अगर डील को कंप्रोमाइज़ के मानों में आप इस्तेमाल करते हैं तो नो डील। तो मरियम नवाज ने यही कहा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस मकसद, मरियम नवाज साहिबा तो मुफाहमत के मायनों में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जी, मुफाहमत से मुराद भी जो है वो यानी कंप्रोमाइज़ लिया जाता है। अगर आप समझते हैं कि इस मकसद को हासिल करने के लिए मुफाहमत से मकसद जो है वो विड्रॉ करना है, तो ये गलत है। अगर ये है कि इस मकसद के हसूल के लिए गुफ्तगू अगर की जाए, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो ठीक है, गुफ्तगू भी होनी चाहिए, जद्दोजहद भी होनी चाहिए। मकसद ये है कि ये जो हमारी मंजिल है, जो हमारा नस्बुल-ऐन है, जो हमारा गोल है, वो हासिल होना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो जो मुफाहमत की बात करते हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं क्या? अगर आप मुफाहमत को कॉम्प्रोमाइज़ के मानों में गर्दानते हैं, वो तो हमेशा से मुफाहमत की बात करते हैं। ये बात नहीं, देखें, ये बात जो है, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वोट की इज्जत, सिविलियन बालादस्ती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो बात की जा सकती है और इस बात को इंश्योर किया जा सकता है, तो इट मीन नो कॉम्प्रोमाइज। हमारा मकसद तो वही है। अगर वो बात करने से हासिल हो, तो हमें खामखा जो है वो नारे लगाने की या खामखा किसी से लड़ने की तो जरूरत नहीं है। देखें, मैदान जंग में भी जब आप एक दूसरे के बरसे पैकार होते हैं, तो मुज़ाकरात, गुफ्तगू तो उस वक्त भी होती है। सही। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की जमानतों के जो तफसीली फैसले आए, जिसके बाद ये तो वाज़े हो जाता है कि अब वाकई नैब कवानीन में इस्लाहात की ज़रूरत है। अदालतें बार बार नैब के इख्तियारात पर सवाल उठा रही हैं। सवाल मेरा ये है, जब कौमी सलामती के मामलात पर हुकूमत अपोजिशन इकट्ठे बैठ सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बैठना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ये मामलात हैं, इस पर अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है? सर, माजी में आपने भुगता है, कल को आप लोगों ने भी आना है, कल को किसी और की बारी भी हो सकती है, तो क्या ये वक्त नहीं है जो काम आप लोगों को अपने दौरे हुकूमत में कर लेना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को कर लेना चाहिए था? अगर वो अब भी नहीं हुआ तो सर आने वाले और सालों में भी हम हमेशा यही रोना रोते रहेंगे, नैब का, नैब के इख्तियारात का, नाजायज़ गिरफ्तारियों का, नाजायज़ केसेस का। देखें, सच्ची बात तो ये है कि जब ये फैटफ के ऊपर लेजिस्लेशन का मामला हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो अपोजिशन से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये कौमी मफाद में लेजिस्लेशन है। पाकिस्तान अगर ग्रे एरिया से ब्लैक एरिया में चला जाएगा ये लेजिस्लेशन ना होने की वजह से, तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा। उन्होंने इस बारे में कोशिश करके अपोजिशन को और हुकूमत को बैठाया। उस वक्त ये बात भी हुई कि फैटफ की लेजिस्लेशन के साथ साथ नैब लॉ में जो कमजोरियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनको दूर किया जाए, जो पहले दूर नहीं हो सकी।
इसके ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब वो मुज़ाकरात जो थे वो हमारी सिटिंग्स हुई स्पीकर हाउस में। स्पीकर साहब मेज़बान थे और हम दोनों तरफ से 5-5 लोग थे। सारी बातें जो है वो तय हो गई। इन्होंने खुद कहा फारूक एच नायक साहब को कि जी हमें ज़रा एक नैब के मुतल्लिक़ जो है ना वो हमें एक ब्रीफ करें ताकि हम समझना चाहते हैं। उन्होंने तकरीबन 30 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बाकायदा जो है वो इनको एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इनको ब्रीफ किया। तकरीबन 15-16 पे ये खुद माने, इन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, सही। अच्छा, उसके बाद जनाब ये गए कि जी अब हम आपको कल जो है वो आकर आपके साथ फाइनल करेंगे। अच्छा। उसके बाद जब वापस आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो मुझे कहने लगे कि राना साहब ज़रा मेरी अलहदा बात सुने। मैं अलहदा इनके साथ वो साथ वाले कमरे में चला गया तो मुझे कहने लगे कि ये एक तो मियाँ साहबान से मेरा बहुत बहुत सलाम कहना। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सलाम कह दूंगा। अच्छा। दूसरा उन्होंने कहा कि यार सारे मनदे ने वो नहीं मन रहा, तो हम अच्छा। उसको की करिए। तो मैंने कहा कि हाँ, तो मैंने कहा कि आप उसको मनाएं। तो मैंने कहा कि ये मुज़ाकरा तो हमारे यहाँ पे हैं, तो उसे कैसे पता चल गया? उन्हें कहा यार ये जरा, उन्होंने बिल्कुल यही वर्ड इस्तेमाल किया जो आप कह रहे हैं। इन्हें बिल्कुल यही वर्ड इस्तेमाल किए। तो इसने जाकर उनको पहले बता दिया है। उसके बाद जनाब वहाँ से उठे हैं और के कौमी असम्बली में इन्होंने धुआंधार तकरीरें की हैं कि ये हमसे NRO मांग रहे हैं। यानी हमने इनके साथ फैट ऑफ लेजिस्लेशन के ऊपर तमाम नकात के ऊपर इनके साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ किया, इनके साथ बैठ के मेहनत की, इनके साथ बैठ के इत्तेफाक किया और उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हुई। इन्होंने जाके जनाब वहाँ पे शोर डाल दिया। उन्होंने कहा ये तो हमसे NRO मांग रहे हैं। सही। फिर उसके बाद इन्होंने हमारे खिलाफ NRO। तो आप मुझे ये बताएं कि इनके साथ हम बैठ के क्या बात करें? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब NRO की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, जो हर ब्रीफिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गर्दानती है हुकूमत कि जब भी इंतखाबी इस्लाहात पर बात होती है, जब भी नैब कवानीन पर बात होती है, अपोजिशन NRO मांगना शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। डार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, ये गंडापुर साहब पहले GB में जब इलेक्शन थे वहाँ पर भी जाके अनाउंसमेंट करते थे, पैकेजेस का ऐलान करते थे, फिर उस पर एक्शन भी हुआ, फिर उन्हें वहाँ से फारिग भी किया गया। अब वही काम वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इंतखाबी मुहिम के दौरान कर रहे हैं। वो अनाउंस कर रहे हैं कि PTI की हुकूमत कायम होते ही 500 अरब का मेगा तरक्याती पैकेज देंगे, डैम मुतासिरीन को प्लॉट्स देने के वो वादे कर रहे हैं। ये तो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। और आज फिर कुछ इलेक्शन कमीशन के लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 3 साल की सज़ा हो सकती है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। तो दूसरों को तो आप लोग दर्स देते हैं मेरिट के, शफाफियत के, खुद आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में? देखिए शाजिया, अगर आप माजी के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन निकाल लें तो उसमें आप देख लें, जब PMLN ने लास्ट इंतखाबात में, उन्होंने पिछले इंतखाबात में जो हुकूमत बनाई, उन्होंने क्या तकरीरें की थी। जब पीपल्स पार्टी ने बनाई हुकूमत, वहाँ उन्होंने क्या तकरीरें की तो थी। आपने उनका मुकाबला देखिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो नहीं मुकाबले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं असल बात पे आ रहा हूँ। देखिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनका जो अपना इलेक्शन कमीशन है, तो इसलिए क्या कहते हैं, वहाँ हमारे वाले लॉज तो अप्लाई होते नहीं है। मैं भी वहाँ जाकर कंपेन कर सकता हूँ, इसलिए इस पे कोई ऐसा हर्ज नहीं है। पहले तो कोई ऐसी वायलेशन हो नहीं रही। वहाँ का कानून देखें, वहाँ के इलेक्शन कमीशन का, वहाँ भी इसको ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी ही गर्दाना जाता है। सर पढ़े वहाँ का कानून। तो लेकिन वहाँ बिलावल भी तकरीरें कर रहे थे, आज भी बिलावल तकरीरें कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता, ये बिलावल हुकूमत में नहीं है सर, हुकूमत में नहीं है तो क्या इससे क्या हो जाएगा? देखिए, हम जब इलेक्शन में जाते हैं, हम अपना मंशूर लेके जाते हैं, हम इंतहाबी वादे लेके जाते हैं। अगर कौम से हम वादा कर रहे हैं वहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर से में कि हम ये काम करेंगे, ये तरक्याती काम करेंगे, तो उससे खौफजदा होने वाली क्या बात है? हमने तो 2018 के इंतखाबात में भी कौम से वादे किए थे, तो उससे क्या हो जाना था? निकाल दे,
कि कोई भी वजीर जाए, कौमी असम्बली का मेंबर जाए, कोई भी जाके आप वो जब वहां पे अनाउंसमेंट्स करें, फिर तो इसको खिलाफ वर्जी कहना ही नहीं चाहिए, फिर तो निकाल देना चाहिए इसको अपने रूल से। हम तो रूल्स की बात कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं कि हमारी देखिए मैं समझता हूं कि अपोजिशन को तगड़ा होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैदान में आए। ये क्या छुपने की कोशिश कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर से डर गए हैं, अभी तो हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है, वहां पहुंचे हैं। आप कहें कि गलत कर रहे हैं, गलती वाली बात नहीं है। देखिए सब मैं क्यों ऐसी बात करूं जबकि वो जाकर वहां अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वोटर्स तक जा रहे हैं, जो उनको जाना चाहिए, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो जाकर वर्कर्स का खून गरमा रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, बिलावल कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आए सारे मैदान लगाएं, घबराने वाली क्या बात है? अब अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जी लेकिन तरक्याती चीजों से नहीं होता कुछ। मैं समझता हूँ कि लोगों ने, मैं ये समझता हूं कि देखें एंड ऑफ द डे लोगों ने फैसला करना है वहां जम्मू कश्मीर के कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस 3 साल कारकर्दगी से मुतमिन है कि नहीं। हमारे 3 साल उनके सामने हैं, आप देख लीजिएगा। अगर वो मुतमिन होंगे हमें वोट देंगे, अगर वो समझेंगे कि हमने कुछ नहीं किया वो हमें वोट नहीं देंगे। ये कहने की क्या है? आपको पता नहीं है तारीख क्या चलती आ रही है? जो सेंटर में मरकज में बैठा होता है वही जीबी में गवर्नमेंट करता है और वही आजाद कश्मीर में जो है ना वो हुकूमत बनाता है। और इसके पीछे वजूहात क्या है ये आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसलिए अगर आप ये कहें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर आप लोगों को वोट मिलना है तो ये बात नहीं है सर। देखिए चलें, अगर एक रवायती पॉलिटिक्स में बात कर रही हैं तो तारीख वाकई ये है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही जीबी में बना रहा है, वही एजेके में बना रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस डिबेट से हम आगे बढ़े, इसलिए कि आपने खुद ही वो बात कर दी जो मैं कहना चाह रहा था कि लोगों ने उसी को वोट देना जिसकी हुकूमत है पाकिस्तान में। तो इसलिए ये डिबेट ही नहीं करनी चाहिए कि वो तकरीरें जाके क्या कर रहे हैं। तो तारीख का फिलहाल यही ट्रेंड हालत से इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है ये हम 25 जुलाई को देख लेंगे। अच्छा, जरा शेख रशीद साहब का वो शॉर्ट चलाइएगा जो बिलावल भुट्टो के बारे में वो बात कर रहे थे, उस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या ऐसा लहजा, ऐसे अल्फाजों का चुनाव करना चाहिए। ज़रा प्ले कीजिएगा प्लीज़। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। ये क्या करेंगे कश्मीर में? इमरान खान वहाँ जीतेगा जी, बल्ला वहाँ जीतेगा और वैली 4 पीटीआई की सीट जो है वो हमारे ज़ुम्मे है, बहुत दूर जीतेंगे इंशाल्लाह। हम अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान को कौम ये वोट देगी। इसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करनी होगी। सर, एक वफाकी वजीर दाखिला को ऐसे अल्फाजों का चुनाव करना चाहिए? डार साहब इसको तो कंडेम करें। चलें, और दूसरी तरफ जो पार्टी के चेयरमैन है बिलावल साहब, वो क्या किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब ने अब उनकी निकाल ले तकरीरें, आप प्रोड्यूसर को कहें अपने वो चला दिए प्रोग्राम में, वो सुना दें वो भी किस तरह किन अल्फाज में शेख साहब को मुखातब करते हैं। लेकिन शेख रशीद की और बिलावल जरदारी की एक लफ्जी गोलाबारी चलती रहती है, इसलिए इस पे ना आप घबराएं। वो तो एक सियासी स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाती है। इस तरह के बयान तो पहले भी माजी में आते रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, देखिए शेख साहब बेहतर अल्फाज चुनाव कर सकते थे। देखिए शेख रशीद साहब की अपनी जमात भी है, अपना मंशूर भी है, तो वो इसलिए मैं अगर उनकी जगह होता मैं शायद कोई और अल्फाज का चुनाव करता। तो इसलिए वो तो उनका एक पहले से भी आपको जैसे मैंने कहा कि एक अल्फाज की गोलाबारी चलती रहती है। सही। तो अच्छा। शेख साहब आपको पता है माशाल्लाह हमारे बड़े दबंग मिनिस्टर हैं, तो इसलिए अगर उन्होंने कह दिया तो मैं नहीं समझता बिलावल को दिल पे नहीं लेना चाहिए इस बात को। अच्छा, एहसन इकबाल की जमानत का तफसीली फैसला आया, ख्वाजा आसिफ की ज़मानत का तफसीली फ़ैसला आया, जिसमें उन फैसलों में ये कहा गया कि नैब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो ये बात तो अब तारीख़ का एक हिस्सा बनती जा रही है, तारीख़ बनती जा रही है कि इन 3 सालों में नैब ने अपोजिशन के जिस लीडर को पकड़ा, चाहे वो नून लीग का था चाहे वो पीपल्स पार्टी का, किसी से कुछ रिकवर हो नहीं पाया। अगर कुछ हासिल हुआ तो वो अपोजिशन के लोगों को ज़मानतें मिली और नैब के हिस्से में कुछ नहीं आया। तो क्या आप आज तक जो इल्ज़ामात लगाते आए हैं, क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में आप इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि अपोजिशन करप्ट है, क्योंकि साबित कुछ नहीं हो पाया? देखिए मैं समझता हूँ हो सकता है आपका प्रोग्राम चेयरमैन नैब भी देख रहे हो। एक तो उनको ज़रूर ये देखना होगा
कि जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, देखें एक तरफ उनकी कारकर्दगी पे कोई शक नहीं कि उन्होंने तकरीबन 500 अरब रुपए के करीब रिकवर किए हैं हमारे गुज़श्ता 3 सालों में, जो पिछले 10 सालों में शायद इसका 10% भी नहीं था जो रिकवर होता था। तो एक तरफ उनकी कलेक्शन ज़रूर ऊपर गई है, लेकिन ये ज़रूर सोचना होगा चेयरमैन नैब को कि अगर हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस और जिस तरह आप बता रही हैं फैसला आया अदालतों में, तो ये नैब को डैमेज करते हैं। नैब के जो एक तासुर है शायद विच हंटिंग का या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, फिर वो परवान चढ़ता है। अगर जिस तरह ख्वाजा साहब की अगर आप बात करें तो मैं तो खैर उनका केस खुद फाइट करता रहा हूँ। हाँ। उनका केस एसेट बियॉन्ड मींस का था। वो जो 16 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, 22-23 करोड़ का जो असासा था, मुझे समझ नहीं आई कि नैब के जब उन्होंने खुद कहा है कि सैलरी से ले रहा हूँ, सैलरी पीछे निकली नहीं, तो वो एक अनएक्सप्लेन्ड इनकम थी। वो उन्होंने पैसे कैसे बनाए, कैसे लिए, अब मुझे नहीं पता इसको किस नजर से देख रहे हैं, टैक्स इवेजन देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं। फिर हाईकोर्ट का फैसला है कि तस्लीम शुदा हकीकत है ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। लुबे लुबाब ये है। देखिए ये तो एक कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं हुई, करप्शन हुई नहीं हुई, असासे कैसे बने, शायद ये FBR का केस है, टैक्स एवेजन का केस है। इस मुल्क का प्रॉब्लम ही शायद ये है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो 90 की दहाई में बनाया गया था, इन चीज़ों के लिए तो बनाया गया था। आपके मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना, नोटों की बोरियां भी लेके आप सामने आ जाए ना हाथ में पकड़ के, तो वो भी आपको नहीं कहते पकड़ पाएंगे जी ये सोर्स है क्या, दिए किसने है। तो ये कानून साजी की जरूरत है, इसलिए हम दावत दे रहे हैं अपोजिशन को, आए हमारे साथ, आए अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम कानून साजी करते हैं। आने को तैयार ही नहीं है, कहते हैं जी हमारा वक्त गुजर गया, आपकी बारी आएगी फिर देखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी मेरे प्रोग्राम में, मैंने उनसे इसी पर पूछा कि आप लोग फिर नैब कवानीन में बैठते क्यों नहीं है साथ। आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और राना साहब ने इस पर जवाब क्या दिया वो ज़रूर सुनिएगा, और फिर आप लोगों को इसका जवाब जो है ना समझ में आ जाएगा कि जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्यों नहीं बैठते, और फिर आप लोग जो NRO की गर्दानते हैं, इसका जवाब भी आपको राना सनाउल्लाह साहब के जो जवाब है उससे ज़रूर मिल जाएगा। देखिएगा ज़रूर, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे पे इस सवाल का जवाब क्या दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डार साहब मेरे साथ है, उस्मान डार साहब। नाज़रीन, माजी में नाराज़ बलोचों को कौमी धारे में वापस लाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों की जानिब से मुतादिद कोशिशें की गईं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून ने नाराज़ बलोच रहनुमाओं से बात करने के लिए पुरअमन बलोचिस्तान नामी मंसूबे की मंजूरी दी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके लिए आगाज़ हुकूक़ बलोचिस्तान पैकेज का अपने दौरे हुकूमत में ऐलान किया। मगर कोई हुकूमत भी नाराज़ बलोचों को मनाने या फिर कौमी धारे में वापस लाने में कामयाब होती नज़र नहीं आई, जिसकी एक वजह जहां हिकमत अमली का फुकदान है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी मामलात हैं, सियासी मसाइल हैं, एहसास महरूमी है, ये बहुत बड़ी वजूहात हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत भी 3 साल गुजरने के बाद अब बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए संजीदा होती नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने गवादर के हालिया दौरे में बलूचिस्तान में मज़ामतकारों से मुज़ाकरात का इंदिया दिया, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी को मुआवन खुसूसी मुकर्रर किया है कि वो इस मामले में जो नाराज़ बलोच क़यादत है उनसे मामलात तय करें, उनसे बातचीत करें। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाराज़ बलोचों से बातचीत करने और इन्हें कौमी धारे में वापस लाने में कामयाब होगी? मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की क्या शराइत होंगी, और फिर नाराज़ बलोचों की जो शराइत हैं वो किस हद तक फुलफिल की जा सकती हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत दिखा सकती है, और शाहज़ैन बुगटी को जो टारगेट दिया गया है वो इसको अचीव करने में किस हद तक कामयाब होंगे। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर हुकूमत जो इनिशिएटिव ले रही है, चलें 3 साल के बाद ले रही, आखिर हुकूमत को ख्याल तो आया, खासकर नाराज़ बलोचों को मनाने का जो टारगेट दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है नवाब अकबर बुगटी के पोते शाहज़ैन बुगटी को, और कहा जा रहा है कि जो राब्ते थे नाराज़ कुव्वतों से बात करने के, नाराज़ बलोचों से बात करने से पिछले 1 साल से जारी है। माजी के मुकाबले में ये कोशिशें आपको कितनी जेन्युइन लग रही हैं और कितनी कामयाब होती हुई लग रही हैं और कितनी संजीदा लग रही है वाकई हुकूमत? शायद मेरे ख्याल में तो इस हवाले से जो थोड़ी बहुत संजीदा और जेन्युइन कोशिशें हुई थी वो डॉक्टर मालिक साहब और मीर हासिल बिज़ंजो साहब ने किए थे जब शुरू में वो वज़ीर आला बने।
क्योंकि उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम जो ये मिलिटेंट हैं उनसे बराह रास्त भी बातचीत की थी, और यहाँ पे भी बहरहाल उनकी हैसियत और उम्र और मुकाम और मर्तबा ऐसा था। मसलन मालिक साहब वज़ीर आला थे, और जो मीर हासिल बिज़िंजो साहब थे वो बिज़िंजो साहब के साहबजादे होने के साथ साथ अपनी पार्टी के भी सरबराह थे, और इस हवाले से बलोचों के राइट्स के हवाले से उनकी एक जद्दोजहद भी थी, इसलिए दूसरी पार्टी भी निस्बतन उनकी बात को सीरियस ले रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो मामला उस वक़्त कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सका, और आखिर में आके उनको भी वो सिलसिला तर्क करना पड़ा। सही। शाहज़ैन बुगटी को जो टारगेट दिया है नाराज़ बलोचों को मनाने का, मैं आपकी ट्वीट पढ़ रही थी, आपने तो ये लिखा कि बहुत से बलोच तो इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे, अगर उनको मना रहे हैं शाहज़ैन बुगटी को, मनाते मनाते दूसरे बलोच नाराज़ हो जाएंगे तो मामला तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। देखिए, एक तो पहली बात ये कि इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा चैलेंज रियासत को दरपेश है मकरान डिवीज़न में, और मकरान में आप जानती हैं कि वहाँ अगर मसला पैदा कर रहा है तो अल्लाह नज़र के लोग कर रहे हैं, जावेद मैंगल के लोग कर रहे हैं, या वहाँ के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी अख्तर मैंगल साहब और इसी तरह के लोग हैं। जो बरामदाग बुगटी का मामला था वो अगर कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो सिर्फ बरामदाग बुगटी के मसले में कर सकते हैं, और बुगटियों का इलाका इस वक्त बड़ा चैलेंज नहीं है। फिर आपको पता है कि उनके ख़ानदान के अंदर भी इख्तलाफात हैं, और उनके ख़ानदान के लोगों को भी ये शक है कि वो उसी रस्ते से मुंतखब हुए हैं जिस रस्ते से जाम कमाल वग़ैरह मुंतखब हुए हैं। तो फिर उसके लिए मैंने आपको बता दिया, अब पहले से सरफराज बुगटी रियासत के साथ खड़े थे, अब वो तो बुगटी हैं, तो सरफराज बुगटी को ये शिकायत है कि पिछले इलेक्शन में उनको जतवाने के लिए उनको हरवाया गया, जिसके बाद उनको कंपनसेट करने के लिए सरफराज बुगटी को सेनेटर बनवाया गया। अब वजारत के वादे वो सरफराज बुगटी के साथ भी हुए थे, तो उसकी जगह वो तो बहरहाल बुगटी फैमिली को तो सरफराज अपना मुखालिफ समझते हैं, और दोनों तो अब पहली फुर्सत में तो मेरे ख्याल में सरफराज बुगटी इस पे खुश नहीं होगा। दूसरे, अमूमन आप अगर मीडिएशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी फरीक को जिम्मेदारी नहीं सौंपते, या तो ये है कि चलो थर्ड पार्टी न्यूट्रल, मसलन या तो ये था ना कि हुकूमत खुद करें। अच्छा, ये जो मामलात हैं, मसलन मैंने पीटीएम के मामलात में भी देखा है और उधर भी, वहाँ पे ये जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, अगर उनके साथ जाम कमाल भी मुज़ाकरात करे तो वो उनको कोई अहमियत देने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं, उनकी बनस्बत अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक मामूली अहदेदार भी उनसे बराह रास्त बात करे तो वो उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं बनस्बत इन पॉलिटिकल फेसेस के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये 2001 की बात है जब यूएनओ ने साउथ अफ्रीका के शहर डर्बन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बराए इंसदाद नस्ल परस्ती का एहतमाम किया। ये कॉन्फ्रेंस 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2001 तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा जो था वो था गुलामी, नस्ली असबियत, तासुब, ग़ज़ाई किल्लत और दूसरी क्लास के शहरियों की हैसियत, और इजराइल फ़लस्तीन तनाज़ा था। कॉन्फ्रेंस में जब इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े का मौजू शुरू हुआ तो अमेरिका और इजराइल ने उस कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट कर दिया। फिर बाद में 2009 में डर्बन कॉन्फ्रेंस हुई, 2011 में दूसरी और तीसरी मीटिंग का फिर इनेकाद किया गया, मगर इन कॉन्फ्रेंसेस में भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इजराइल समेत दर्जन भर के करीब ममालिक ने बाइकॉट किया। इन ममालिक ने यह एतराज़ उठाया कि इस किस्म के इक़दामात से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन लगेगी और ये किसी भी इंसान का बुनियादी हक है। यानी इन ममालिक ने ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बनाकर बिल्कुल इसका बॉयकॉट कर दिया। 2020 में भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल काउंसिल में नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे की करारदाद पर वोटिंग हुई, जिसमें 193 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। 106 ममालिक ने हिमायत में वोट डाला, 14 ममालिक ने मुखालिफत में, जबकि 44 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 29 ममालिक ने इजलास में शिरकत ही नहीं की थी। अब इस डर्बन कॉन्फ्रेंस की जो चौथी मीटिंग है
ये सितंबर 2021 में यानी 2 महीनों के बाद होने जा रही है, जिसमें शमूलियत के हवाले से कनाडा, अमेरिका और इसराइल ने अभी से इनकार कर दिया है, जबकि बरतानिया का नाम भी इन ममालिक की फहरिस्त में आ रहा है जो कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। नाजरीन, बात यह है कि मगरबी ममालिक ख़ासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसा कि फ्रांस जैसे ममालिक फ्रीडम ऑफ स्पीच और बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से अक्सर आवाज़ को बुलंद करते हैं, बल्कि अपने आप को इंसानी हुकूक़ का ठेकेदार कहलवाना पसंद करते हैं। लेकिन जब यूएनओ के फोरम पर ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिसके तहत नस्ल परस्ती, इंसानियत का कत्ले आम और रंगो नस्ल के इम्तियाज़ को ख़त्म किया जाए तो फोरम से बाइकॉट करते हुए ये भाग निकलते हैं, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि अब की चौथी डरबन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी गई है ताकि इसका इनेकाद ही ना हो सके। ये है मगरबी ममालिक का असल चेहरा। इसी पर नाज़रीन मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूम हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर अकरम साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल, कनाडा, बरतानिया ह्यूमन राइट्स की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब यूएनओ की तरफ से इन इश्यूज़ पर इनको डिस्कस करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए इन ममालिक को बुलाया जाता है तो ये लोग भाग जाते हैं, बाइकॉट कर जाते हैं। सर जी, ये बहुत, जैसे आपने भी खुद जिक्र किया, ये पुरानी कहानी है जहाँ पहले डरबन कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई है, जहाँ डरबन कॉन्फ्रेंस में जो प्रपोजल था कि फॉरेन ऑक्यूपेशन को उन्होंने एक तहत से रेसिज्म के साथ उन्होंने इक्वेट किया था। उस वजह से अमेरिका और इजराइल ने बाइकआउट किया था, और उसके बाद में जितने भी इसकी फॉलो अप कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स और रेजोल्यूशंस होती हैं जिसमें डरबन कॉन्फ्रेंस का जिक्र आता है, तो वो अपने आप को उससे डिसोसिएट करते हैं। और जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जब अब ये 20th एनिवर्सरी की जो कॉन्फ्रेंस होगी उससे भी, क्योंकि डरबन डिक्लेरेशन में ये कहा गया था, तो इसलिए वो उन्होंने इसको भी बाइकआउट करना है। और अमेरिका, इजराइल और उनके दोस्त जो हैं, बाइकआउट करने का मतलब ये है कि प्रेशराइज किया जाए ताकि इस ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद ही ना हो सके। जी, कॉन्फ्रेंस तो होगी, कॉन्फ्रेंस बाकी मुल्क जो हैं वो तो सब कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कॉन्फ्रेंस में जो कुछ फैसले हैं वो करेंगे। पर ये अपने आप को इससे डिसोसिएट इन्होंने किया है। और लेकिन क्या फिर फैसले लागू भी होंगे सर? क्या ये ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियां हैं वो रुक जाएंगी सर? नहीं जी, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो तो जारी रहेंगी, और जो हमने जो कुछ करना है इसके ऊपर, तो वो तो अब बायलैटरली करना है, मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में करना है, यूनाइटेड नेशंस में इसकी खिलाफ वर्जी हम करते रहते हैं। और हम बताते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक से वो ह्यूमन राइट्स सबसे कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करें, और जब खुद पर पड़ती है तो फिर ह्यूमन राइट्स भूल जाती हैं। बिल्कुल सर, यूएनओ ने कई बार इसराइल को भी तनबीह किया जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए जाते हैं। भारत जो कश्मीर में करता है वहाँ भी यूएन बड़ी आवाज़ उठाता है, लेकिन दोनों ममालिक अपनी अपनी हठधर्मी पर कायम है और मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म और हर रोज़ हो रहा है। हर रोज़ मुसलमानों पर ज़िंदगियाँ वहाँ पर तंग की जा रही हैं। सर, इस्लामोफोबिया की जो बढ़ती हुई लहर है उसको रोकने के लिए मुसलमान ममालिक मिलकर क्या कोई इक़दाम नहीं कर सकते सर? ये मुसलमान ममालिकों ने तो, जैसे कि पिछली जो इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ उन्होंने करारदाद पेश की है, और उसमें इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो एक बहुत डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है, और इस्लामोफोबिया डे मनाते हैं 15 मार्च, जब क्राइस्ट चर्च का जो वाक़या हुआ था उस तारीख पे एक इस्लामोफोबिया डे इस्लामी दुनिया मनाती है। हमने यहाँ ऑर्गेनाइज उसका किया था पिछली 16 मार्च को यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी ऑब्जर्वेशन हुई,
और उसकी कमेमोरेशन हुई है। सही। इसमें जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है उसमें हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो जिस तरह की मूवमेंट्स होती हैं हमने उसका जिक्र पूरा डाला हुआ है, और जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो टेररिज्म होती है मुसलमानों के खिलाफ उसका भी जिक्र डाला है। सही। और भी हम यहाँ प्रपोजल्स यहाँ जारी हैं, हमारी डिस्कशंस जारी हैं इस्लामी दुनिया के साथ इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।